वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम्स 2021 में। साइंस एंड टेक के करंट अफेयर्स के रिवीजन का ये हमारा 10वां लेक्चर है। आज के इस सेशन में हम जून महीने के साइंस एंड टेक के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। इस सेशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल डाविंसी प्लस एंड वेरिटास के बारे में है। नासा ने अभी 2 वीनस मिशन अनाउंस किए हैं। ये वीनस के एटमॉस्फेयर और जियोलॉजिकल फीचर को एनालाइज करेंगे। वीनस आप जानते हैं ना, 8 प्लैनेट्स हैं राइट नाउ जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। सबसे पहले मिलता है मरकरी और उसके बाद नंबर आता है वीनस का। आसमान में जो आपको चमकते हुए तारे की तरह प्लैनेट दिखता है वो एक्चुअली में वीनस ही होता है ना। 2 सिस्टर मिशन है, मतलब 2 मिशंस जा रहे हैं जो इन्फर्नो लाइक वर्ल्ड को वीनस के समझेंगे। बहुत चमकता रहता है, वहां का टेम्परेचर बहुत हाई है। इसका रीजन ये है क्योंकि उसका एटमॉस्फेयर मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड से बना हुआ है जो एक इंटेंस ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करता है वीनस पे। इस समझ के बाद हमें प्लैनेट के एटमॉस्फेयर के बारे में और बढ़िया जानकारी मिल जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डाविंसी प्लस के बारे में बात करेंगे। इसका फुल फॉर्म है एक डीप एटमॉस्फेयर वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैसेस केमिस्ट्री एंड इमेजिंग। उद्देश्य यह है कि प्लैनेट के एटमॉस्फेयर के बारे में अच्छी जानकारी इकट्ठा कर ली जाए। यह भी जाना जाए कि क्या वहां पर कभी समंदर था या क्या वो कभी हैबिटेबल था या भविष्य में हैबिटेबल हो सकता है, क्या संभावना है। सिग्निफिकेंस यह है कि 1978 के बाद यह पहली बार है कि यूएसए ने वीनस के ऊपर कोई मिशन भेजा है। दूसरा जो है वेरिटस, वीनस एमिसिविटी रेडियो साइंस इंसार टोपोग्राफी एंड स्पेक्ट्रोग्राफी इज द फुल फॉर्म। उद्देश्य यह है कि यह प्लैनेट के सरफेस को मैप करेगा, उनकी जियोलॉजिकल हिस्ट्री को इन्वेस्टिगेट करेगा। इस मिशन में एक तरीके के रडार का इस्तेमाल किया जाएगा। सरफेस एलिवेशन जो है वीनस का उसको अच्छी तरीके से समझने के लिए, और यह कि क्या वहां पर अभी भी वॉल्केनोज और अर्थक्वेक्स आते हैं। इंडिया ने भी 2024 में प्लान किया है शुक्रयान को वीनस पर भेजने के लिए। यह सारी बातें इस इनिशिएटिव के बारे में। वीनस के बारे में बेसिक जानकारी यह है कि यह रोमन गॉडेस ऑफ लव एंड ब्यूटी के ऊपर इसका नाम रखा गया है। यह सेकंड प्लेनेट है सूर्य से, अगर आप दूरी देखेंगे तो साइज और मास में छठा है। सेकंड ब्राइटेस्ट नेचुरल ऑब्जेक्ट है जो स्काई में हमें, मतलब रात में हमें आसमान में दिखता है। ऑब्वियसली पहला वाला तो चांद ही है, और दूसरा ये देखिए सारे ग्रह एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं इंक्लूडिंग अर्थ। 2 हैं जो क्लॉकवाइज घूमते हैं, उसमें एक तो है वीनस और दूसरा है यूरेनस। हॉटेस्ट प्लेनेट है, कारण मैंने आपको बता दिया था, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2। यहां पर जो एक दिन है वो हमारे 1 साल से ज्यादा बड़ा होता है। ये जितना समय सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में लेता है उससे ज्यादा समय अपने ऑर्बिट पर एक चक्कर लगाने में ले लेता है। यह मामला है पूरा। आर्टिकल H10N3 स्ट्रेन ऑफ बर्ड फ्लू के बारे में है। दुनिया को ऐसा लगता है कि कोविड एक बार खत्म हो जाए तो फिर उनकी जिंदगी अच्छी बीतने लगेगी, लेकिन तभी कोरोना वायरस के पिता माने जाने वाले चाइना ने अभी यह कहा कि उनके पास दुनिया का पहला H10N3 का ह्यूमन केस आ चुका है। बर्ड फ्लू का एक वेरिएंट है, यूजुअली ये पक्षियों में होता है, लेकिन इसका पहला केस इंसानों में आया है। आपकी समस्याएं खत्म नहीं होंगी, इस बात की जिम्मेदारी चाइना ने ले रखी है, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको एक के बाद एक वायरस मिलते रहेंगे। चाइना में फॉर द फर्स्ट टाइम पहला केस रिपोर्ट किया गया है जिसमें एक इंसान इन्फेक्ट हुआ है H10N3 एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस से। चाइना के ईस्टर्न प्रोविंस में नाम है जियांगशू। H10N3 की बात करें तो यह बर्ड फ्लू का एक स्ट्रेन है, इन्फ्लुएंजा ए वायरस का सब टाइप है। आम बोलचाल की भाषा में आप इसे बर्ड फ्लू वायरस भी बोल सकते हैं। जो वायरस है यह यूजुअली जो वाइल्ड बर्ड्स होती हैं या फिर पोल्ट्री होती हैं उनमें खतरनाक होता है, जानलेवा होता है, बिकॉज ये एनिमल्स में रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के माध्यम से फैल जाता है। एक एनिमल का फ्लूइड अगर दूसरे एनिमल के टच में या बर्ड के टच में आ गया तो फिर उसको ये इंफेक्शन हो जाएगा। इंसानों में इसका केस नहीं देखा जाता था, दैट्स वाई हम आश्वस्त थे। लेकिन अभी अगर इसका केस इंसानों में आ चुका है तो खतरा बढ़ सकता है। अगर एक देश में कोविड इंफेक्शन ज्यादा हो जाता है तो दूसरा देश क्या करता है, वहां से आने वाली फ्लाइट्स को सबसे पहले रोक देता है ताकि उनके यहां यह इंफेक्शन ना फैले।
लेकिन अगर बर्ड फ्लू इंसानों में आने लगा तो क्या आप चिड़िया को रोक लेंगे क्या? वो तो उड़ के आएगी ना, और तब इसका स्प्रेड काफी तेज होगा। यूं तो H10N3 को लो पैथोजेनिक माना गया और इसका लार्ज स्केल पर फैलना, इसकी संभावना बहुत कम है। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन की बात करें तो ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है कि इसका ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हुआ हो। लेकिन खतरनाक बात यह है कि यह जानकारी भी हमें चाइना ने दी है। उन्होंने कहा कि जो केस हमारे यहां आया उसे क्योर कर लिया गया है। हमें जानकारी मिली जो है, जो हमने इकट्ठा किया, उसके मुताबिक ये उस व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं फैला। लेकिन अब उनकी बातें रिलायबल तो है नहीं, इसीलिए खतरे की घंटी तो बजी है। तो क्या ये कॉमन वायरस है? बिल्कुल नहीं, ये डेफिनेटली एक कॉमन वायरस नहीं है। आज तक अगर आप 2018 से डेटा लें तो 40 सालों में महज 160 आइसोलेट्स कलेक्ट किए गए हैं। आइसोलेट का मतलब ये होता है कि एक इंडिविजुअल की बॉडी से जो वायरस कलेक्ट किया गया वो उसका आइसोलेट माना जाएगा। ठीक है, मतलब आपका आइसोलेट और मेरा आइसोलेट अलग अलग हो सकता है। वैसे तो देखिए, चाइना बोल रहा है कि नहीं, ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन में कैपेबल नहीं है, खतरा ज्यादा नहीं है। लेकिन जो फ्लू वायरस होते हैं वो काफी तेजी से म्यूटेट होते हैं। अगर ये इस तरीके से सर्कुलेट होते रहे एक फार्म से दूसरे फार्म में माइग्रेटरी बर्ड्स के माध्यम से, तो इनमें म्यूटेशन ज्यादा तेजी से बढ़ सकता है और इसे रीअसॉर्टमेंट कहा जाता है, मतलब जेनेटिक मटेरियल का मिक्स हो जाना। और उसके बाद ये डेफिनेटली ह्यूमंस में ट्रांसमिट होकर खतरा पैदा कर सकते हैं। तो हमें सावधान रहना चाहिए इस H10N3 स्ट्रेन जो बर्ड फ्लू का है उससे भी। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो एडुकानुमाब के बारे में है। एडुकानुमाब एक दवा है, इसे आप एडुहेल्म भी बोल सकते हैं। कंपनी बायोजेन ने इसे बनाया है। यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि FDA के द्वारा अल्जाइमर डिसीज को ट्रीट करने के लिए अभी इस दवा को अप्रूव किया गया है, एडुकानुमाब। ऐसा देखिए 18 साल बाद हुआ है कि किसी दवा को अप्रूव किया गया हो यूएस फूड एंड ड्रग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अल्जाइमर डिसीज के लिए। लास्ट टाइम इसकी किसी दवा को अप्रूव किया गया था 2003 में, उसके बाद सीधा 2021 में अप्रूव किया जा रहा है। अल्जाइमर की अभी तक केवल 5 दवाएं ही हैं, जिनमें से जो लास्ट दवा थी उसे 2003 में अप्रूव किया गया था। अब दवा का मतलब ये नहीं है कि ये अल्जाइमर को पूरी तरीके से ठीक कर देते हैं, बस हाँ थोड़ा बहुत राहत दे देते हैं। बिल्कुल वैसे ही जो एडुहेल्म है वो भी कोई क्योर नहीं है, रैदर जैसे कि अल्जाइमर में जो कॉग्निटिव कैपेबिलिटी है वो डिक्लाइन करने लगती है, तो वो उसको थोड़ा स्लो कर देगा। इतना ही कर पाते हैं दवाइयाँ, बाकी अल्जाइमर का कोई इलाज नहीं है, सबको पता है। जो अल्जाइमर डिसीज है उसमें देखिए होता क्या है कि आप किसी बात को बार बार दोहराने लगते हैं, या कोई भी इंडिविजुअल जिसको ये प्रॉब्लम है वो चीज़ों को भूलने लगता है, उसे याद ही नहीं आता। इससे जो उसकी डेली लाइफ है उसे परफॉर्म करने में प्रॉब्लम होने लगती है। अक्सर ये एल्डरली लोगों में होता है, बट ऐसा कोई रूल नहीं है। 30 से 40 वर्ष की आयु के जो लोग हैं उनको भी ये बीमारी हो सकती है। देखिए अल्जाइमर डिसीज में होता क्या है कि जो माइंड है, ब्रेन है, वहां पर डेब्रिस का एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाता है। अब डेब्रिस का मतलब यहाँ कूड़ा कचरा नहीं है, रेदर ये डेड सेल्स का डेब्रिस होता है। ये डेड सेल्स आते कहाँ से हैं? ब्रेन के जो न्यूरॉन्स होते हैं उनके ब्रेकडाउन की वजह से ये सेल्स डेब्रिस के फॉर्म में इकट्ठा होने लगते हैं। न्यूरॉन्स ब्रेन के नर्व सेल्स होते हैं। अब जब ये डेब्रिस इकट्ठा होता है तो इससे ब्रेन में प्लेक फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। प्लेक इज अ काइंड ऑफ प्रोटीन, तो प्रोटीन का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है और इससे जो इंडिविजुअल की कॉग्निटिव एबिलिटी है वो कमजोर होने लगती है। तो जो एडुकानुमाब है वो इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि वो एमिलॉइड बीटा, एक प्रकार का प्रोटीन है जो प्लेक फॉर्मेशन को कॉज करता है, ये उसको कम कर देता है। अगर एमिलॉइड बीटा कम हो जाएगा तो प्लेक का फॉर्मेशन कम होगा, तो कॉग्निटिव एबिलिटी जो है वो उतनी तेजी से रिड्यूस नहीं होगी जितनी तेजी से रिड्यूस होती है। तो एमिलॉइड बीटा एक प्रोटीन है जो ब्रेन में प्लेक्स के फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करता है। तो इस तरीके से ये जो एडुकानुमाब है ये वर्क करता है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। देखिए एडुकानुमाब जो है ये डिसीज के कोर्स को अल्टर करता है, मतलब कि उसकी जो सीवियरनेस है उसे थोड़ा स्लो डाउन कर देता है। सिग्निफिकेंस ये है कि अल्जाइमर डिसीज का कोई क्योर तो है नहीं, लेकिन अगर कोई दवा उसे धीमा कर देती है, कमजोर बना देती है उस बीमारी को, तो निश्चित तौर पर यह फायदेमंद है। अल्जाइमर डिसीज के बारे में यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है, वही है एक प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। बीमारी होती है, धीमे धीमे बढ़ती चली जाती है। ब्रेन इसमें श्रिंक होने लगता है क्योंकि ब्रेन की सेल्स मरने लगती हैं, जो बात हम पहले कर रहे थे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है अल्जाइमर डिमेंशिया का, जिसमें हम अपनी कॉग्निटिव एबिलिटी यानी कि सोचने की क्षमता, बिहेवियर और सोशल स्किल जो है उसे खोने लगते हैं। इससे हम अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाते। कॉज देखिए बताया जाता है कि अगर प्रोटीन्स का एब नॉर्मल डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाए हमारे दिमाग में,
ब्रेन सेल्स के आसपास, तो ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। कौन सा प्रोटीन ऐसा हमारे साथ करता है जिसकी वजह से ये बीमारी होती है? दैट इज एमिलॉइड, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। वही तो जो प्लेक्स हैं उनको बनाता है, जिससे सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो एमिलॉइड है जो कि प्लेक फॉर्मेशन करता है ब्रेन सेल्स में, और उसके बाद प्रॉब्लम क्रिएट होती है। एक और प्रोटीन है जिसका नाम टाउ है, वो भी ब्रेन सेल्स को उलझा देता है, जिसके बाद ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो ये दो प्रोटीन्स हैं जो अल्जाइमर को कॉज करते हैं। वही बात है कि ओल्डर जो एडल्ट्स हैं उनमें प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, बट 30 से 40 साल के व्यक्ति को भी ऐसी समस्या हो सकती है। नेक्स्ट आर्टिकल इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज के बारे में है। इसे शॉर्ट में IBD भी कहा जाता है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि अभी एक स्टडी को पब्लिश किया गया है एक जर्नल में, जो कि गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी के ऊपर है। गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी एक ब्रांच होती है मेडिसिन की, जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम और उससे एसोसिएटेड डिसऑर्डर के बारे में स्टडी किया जाता है। इन्होंने अपने इस स्टडी में ये बताया कि फाइजर और मॉडर्ना कोविड-19 वैक्सीन जो है वो ऐसे लोगों के लिए बिल्कुल सेफ है जो IBD की समस्या से ग्रसित हैं। मतलब अब उन्हें चिंता की आवश्यकता नहीं है, वो इस वैक्सीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम IBD की बात करें, इट इज़ अ काइंड ऑफ इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर। इसमें होता यह है कि जो छोटी आंत और बड़ी आंत है उसमें घाव हो सकते हैं, छाले हो सकते हैं, जिसकी वजह से जब हम एक्सक्रेटा निकालते हैं तो जो मल मार्ग होता है वहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो काफ़ी दिक्कत होती है। और इन्फ्लेमेशन भी होता है जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वहाँ पर। टाइप्स की बात करें तो ये दो तरीके का होता है। एक होता है अल्सरेटिव कोलिटिस यानी कि UC, और दूसरा होता है क्रोन्स डिसीज। जो अल्सरेटिव कोलिटिस यानी कि UC होता है, इसमें लार्ज इंटेस्टाइन में यानी कि बड़ी आंत में आपको जलन महसूस होगी, इन्फ्लेमेशन होगा। और जो क्रोन्स डिसीज है, इसमें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के किसी भी हिस्से में जलन महसूस हो सकती है। यूजुअली ये छोटी आंत के निचले हिस्से को प्रभावित करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। वैसे देखिए, जो अल्सरेटिव कोलिटिस है, इसे ट्रेस करना, इसे आइडेंटिफाई करना, डायग्नोज करना कंपैरेटिवली इजी होता है। जो क्रोन्स डिसीज है, इसे डायग्नोज करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, पता नहीं चल पाता कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है। IBD के कॉज की बात करें तो फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिक्स, इम्यून सिस्टम का कमजोर होना, स्मोकिंग, एज, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स और ओवरऑल हमारी लाइफस्टाइल, इसकी वजह से ये परेशानी हो सकती है। ट्रीटमेंट में सिर्फ ड्रग्स दिए जाते हैं ताकि इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल किया जा सके। सो दैट वाज ऑल अबाउट IBD। ये हेडिंग गलत है, ठीक है। ये आर्टिकल हमारा IBD के ऊपर है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल फास्ट रेडियो बर्स्ट के बारे में है। अभी ये बर्स्ट न्यूज में नहीं आया है, बल्कि जो पुणे बेस्ड टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है और नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स NCRA, इन्होंने एक बहुत बड़ा कलेक्शन तैयार किया है फास्ट रेडियो बर्स्ट का, एक कैटलॉग, एक सूची कि कब कब कहां कहां ये रेडियो बर्स्ट को डिटेक्ट किया गया है। FRB, फास्ट रेडियो बर्स्ट होते क्या है? अंतरिक्ष में हमें रेडियो वेव्स का एक ब्लास्ट दिखाई पड़ता है जो बहुत तेजी से चमकता है। कुछ ही समय के लिए, मिली सेकेंड्स के लिए चमकेगा, फिर गायब हो जाएगा। क्योंकि बहुत कम समय के लिए चमकता है रेडियो वेव्स का एक बर्स्ट, इसीलिए थोड़ा डिटेक्ट करना भी मुश्किल होता है। ये रेडियो वेव्स एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट से निकलती होंगी। इन्हें अंतरिक्ष के बहुत दूर और अलग अलग हिस्सों में अक्सर डिटेक्ट किया जाता है। कई बार अपनी खुद की गैलेक्सी में भी हमने इनको डिटेक्ट किया है। अब ये कैसे ओरिजिनेट होते हैं ये हमें एग्जैक्टली तो नहीं पता है, अंदाजा लगा पाते हैं, हम केवल गेस करते हैं कि कहां से निकलती होंगी ये रेडियो वेव्स का ब्लास्ट या बर्स्ट। फर्स्ट टाइम जो FRB था उसे 2007 में स्पॉट किया गया था। अगर आप देखें तो आज तक टेलीस्कोप्स की मदद से हमने केवल 140 बार इन बर्स्ट को डिटेक्ट किया है। इसका सोर्स संभवतः मैग्नेटार्स होता होगा। मैग्नेटार का मतलब क्या है? ये न्यूट्रॉन स्टार होते हैं। अब न्यूट्रॉन स्टार कैसे होते हैं? न्यूट्रॉन स्टार ऐसे स्टार्स होते हैं जो अपने खुद के ग्रेविटेशन के कारण अपने खुद के कोर पे कोलैप्स कर जाते हैं। मतलब ऐसे तारे जो खत्म होने वाले होते हैं, तो कोलैप्स जब वो हो जाते हैं तो मैग्नेटार बन जाते हैं। मैग्नेटार का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, मतलब नॉर्मल स्टार के कंपैरिजन में 1000 टाइम्स स्ट्रॉन्गर या उससे भी ज्यादा। तो हो सकता है कि ये फास्ट रेडियो बर्स्ट रिलीज करते हो जो हमें देखने को मिल जाते हैं। अगला आर्टिकल एनविजन मिशन के बारे में है। नासा के कदमों पर चलते हुए यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अपना एनविजन मिशन अनाउंस कर दिया है। ये नेक्स्ट ऑर्बिटर मिशन होगा जो 2030 के आसपास लॉन्च किया जाएगा। वीनस को विजिट करेगा ये। वीनस को यूरोपियन स्पेस एजेंसी का ये जो मिशन है उसमें नासा भी कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है।
संभावना यह है कि इस मिशन को 2031, 32 या 33 में लॉन्च कर दिया जाएगा। उसके बाद इसे वीनस तक पहुंचने में 15 महीने का समय लगेगा और फर्दर ये नेक्स्ट 16 मंथ का समय लेगा ऑर्बिट सर्कुलाइजेशन में। ठीक है, अब देखिए वीनस की अगर आप बात करो तो सबसे पहले सन के नजदीक आपको मिलता है मरकरी यानी कि बुध, और दूसरा नंबर आता है वीनस का, शुक्र का। फिर हमारी अर्थ आती है। वीनस जो हमें भोर में चमकता हुआ भी दिखता है, जिसे भोर का तारा भी कहा जाता है ना, जो स्पेसक्राफ्ट है ये कई सारे इंस्ट्रूमेंट साथ में लेकर जाएगा, जिसकी मदद से वो वीनस के एटमॉस्फेयर को, सरफेस को, वहां पर जो गैसेस हैं उनको स्टडी करेंगे, और जो कंपोजिशन है गैसेस का दैट विल आल्सो बी स्टडी। नासा ने एक रडार दिया है अपनी तरफ से। ये रडार वीनस के सरफेस की मैपिंग में मदद करेगा। सिग्निफिकेंस ये है कि ईएसए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा लीड किया जाने वाला यह मिशन वीनस एक्सप्रेस के बाद का मिशन है, जो वहां के एटमॉस्फेयर को स्टडी करने का काम करेगा। 2005 से 14 के बीच में वीनस एक्सप्रेस ने काम किया था। 5 में लॉन्च किया गया था, 14 तक, 9 सालों तक इसने वहां पर काम किया था। इसे भी ईएसए ने ही लॉन्च किया था। तो अब अगला इनका मिशन है जो वीनस के बारे में होगा, तो अच्छी बात है। बाकी के मिशन जो वीनस पर गए, यूएसए ने कई सारे मिशन अपने यूएस पर भेजे, वहां पर वीनस पे भेजे हुए हैं। 2 तो अभी हमने हाल ही में डिस्कस किया था, एक है दाविंसी प्लस और दूसरा वेरिटास। ये 2028 से 30 के दौरान लॉन्च किए जाएंगे। मैरिनर सीरीज ऑफ मिशंस लॉन्च किए गए थे यूएसए के दौरान 1962 से 74 के बीच में। पायनियर वीनस 1, पायनियर वीनस 2 ये 1978 में गया था यूएसए की ओर से, और मैगेलन 1989 में गया था। रशिया भी पीछे नहीं है। रशिया ने 1967 से लेकर 83 के बीच में वेनेरा सीरीज के नाम पे कई सारे मिशंस भेजे वीनस को स्टडी करने के लिए। वेगास 1 और 2 गए 1985 में। जापान भी पीछे नहीं है। अकात्सुकी स्पेसक्राफ्ट उन्होंने भेजा था वीनस के एटमॉस्फेयर को स्टडी करने के लिए 2015 में। वो अभी तक काम कर रहा है, और हमने भी कुछ सोचा हुआ है, हम भी भेजेंगे। ऐसा नहीं है कि हम पीछे रहेंगे। हमने सोचा है कि 2024 में हम भी एक शुक्रयान भेजेंगे। अब देखिए सीधे सीधे तो एनविजन मिशन पे कुछ यूपीएससी ने पूछा नहीं, अभी तो ये खुद ही लेटेस्ट है, हो सकता है आगे पूछ लें। बट आई हैव अ रेफरेंस क्वेश्चन। कैसिनी ह्यूजेंस, ये वीनस को ऑर्बिट करेगा और अर्थ पर डेटा ट्रांसमिट करेगा वहां का मैसेंजर। ये मरकरी को मैप और इन्वेस्टिगेट करेगा। वॉजियर 1 और 2 ये आउटर सोलर सिस्टम को एक्सप्लोर करेगा। कौन सा मैच सही है, कौन सा गलत, आपको बताना है। अब देखिए हमने कई सारे वीनस के मिशन देखे हैं, लेकिन उसमें कहीं भी कैसिनी ह्यूजेंस का नाम नहीं आया है, तो ये तो गलत हो गया ना। बाकी 2 और 3 सही हैं। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके पास आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल पैसिफाई सर्वे के बारे में है। देखिए पैसिफाई सर्वे सोनली इंडिया का इनिशिएटिव नहीं है। इस इनिशिएटिव में कई सारे देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इंक्लूडिंग इंडिया। लीडिंग इंस्टीट्यूशंस यूएसए से, नॉर्वे, साउथ अफ्रीका और कई सारे प्राइवेट फाउंडेशन पैसिफाई सर्वे का हिस्सा हैं। लेकिन इंडिया भी इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, और इंडिया इसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट तैयार कर रहा है जिसका नाम है वेलोप। वेलोप का फुल फॉर्म है वाइड एरिया लीनियर ऑप्टिकल पोलरीमीटर। इस सर्वे में इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होगा, जो इंडिया के द्वारा डेवलप किया जा रहा है इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स के द्वारा, IUCAA के द्वारा। और इसी वजह से यह आर्टिकल न्यूज में आया है। पैसिफाई प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, तो यहां पे पैसिफाई का फुल फॉर्म है पोलर एरियाज स्टेलर मैपिंग। स्टेलर का मतलब होता है रिलेटेड टू स्टार्स। इंटरस्टेलर मूवी आपने देखी है ना, वहां पर भी स्टेलर का मतलब यही है, तारों के बीच। यहां पर लाइट का पोलराइजेशन करके उसे स्टडी किया जाएगा। इसका मतलब क्या है हम समझ लेंगे। कुल मिला के ये एक इंटरनेशनल कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव है, जिसके माध्यम से हम आसमान को सर्वे करेंगे और वहां पर तारों को आइडेंटिफाई करेंगे, जिसकी मदद से हम गैलेक्सीज को मैप कर पाएंगे। समझ में आ रहा है ना? आसमान को मैप किया जाएगा, सर्वे किया जाएगा, तारों को आइडेंटिफाई करके उनकी मदद से हम जो गैलेक्सीज वगैरह हैं उनको मैप कर लेंगे। इसे फंड किया जा रहा है यूएसए, नॉर्वे, साउथ अफ्रीका और कुछ प्राइवेट फाउंडेशंस के द्वारा। पैसिफाई सर्वे में जो ऑब्जेक्टिव है साइंटिस्ट का वो यही है कि हम लाइट का पोलराइजेशन करके उसे स्टडी करेंगे जो मिलियंस ऑफ स्टार्स से आती हैं। अब देखिए मैं आपको बता ये रहा हूं कि होता क्या है कि लाइट्स जो होती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, वो मल्टी डायमेंशनल होती हैं। अगर लाइट बहुत डिम हो और आसपास लाइट के मल्टीपल सोर्स हों, तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि लाइट का ओरिजिनल सोर्स है कहां। उस दौरान लाइट के सोर्स को आइडेंटिफाई करना, पता कर पाना कि लाइट किस तारे से आ रहा है, काफी मुश्किल काम होता है। लेकिन अगर आप लाइट का पोलराइजेशन कर लें,
तो आप ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि लाइट का सोर्स क्या है। जैसे लाइट जो है वो कई सारे डायरेक्शन में जा रही होती है, फिर आप एक इक्विपमेंट का या किसी एक क्रिस्टल का इस्तेमाल करके उसे एक लीनियर शेप में पोलराइज कर लेते हैं, जिससे ये क्लियर हो जाता है कि लाइट का डायरेक्शन क्या है। वंस यू गॉट द डायरेक्शन ऑफ लाइट, तो आप उसका सोर्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट है तो आप ये मैप कर सकते हैं कि वो जो लाइट आ रही है उसके सोर्स की डिस्टेंस क्या है। और पोलराइजेशन का ये काम करने की जो जिम्मेदारी है वो वेलोप के पास है, जब उसे टेलीस्कोप के ऊपर इंस्टॉल कर दिया जाएगा तब। तो दो हाईटेक ऑप्टिकल पोलरीमीटर का इस्तेमाल किया जाएगा नदन और सदन स्काइज में साइमल्टेनियसली। यहां से हम स्टारलाइट पोलराइजेशन को कैप्चर करेंगे, बहुत फेंट स्टार्स जो हैं उनका भी। उसके बाद हम उनको सिस्टमैटिकली स्टडी करेंगे, जो अभी तक नहीं हो पाया है। फर्दर हमारे पास गैया सैटेलाइट है, जिसका फुल फॉर्म है ग्लोबल एस्ट्रोमेट्रिक इन्फ्रोमीटर एंड एस्ट्रोफिजिक्स, यूरोपियन स्पेस एजेंसी की है। गैया की मदद से हम इन स्टार्स के डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें स्टार का सोर्स मिल गया और उसकी डिस्टेंस मिल गई तो क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम एक 3D मॉडल तैयार कर सकते हैं, जिसके बाद हम जिस भी सोर्स से वो आ रही है वहां पर डस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है और मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रक्चर कैसा है उसे भी स्टडी कर पाएंगे। और यहां पर जो वेलोप है वो हमें काफी मदद देने वाला है। बात अगर वेलोप की करें तो वाइड एरिया लीनियर ऑप्टिकल पोलरीमीटर, इसे जब टेलीस्कोप पर इंस्टॉल कर दिया जाएगा तो फिर ये इंस्ट्रूमेंट की मदद से जो पोलराइज्ड लाइट सिग्नल्स हैं उनको डिटेक्ट कर लेगा। इसे दो जो टेलीस्कोप से वहां पे लगाया जाएगा, एक टेलीस्कोप क्रेटे में है ग्रीक आइलैंड में और दूसरा है साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका के सुदरलैंड में। ठीक है, एक बार जब इसे तैयार कर लिया जाएगा तो ये काफी यूनिक इंस्ट्रूमेंट होगा, जो आसमान का एक बहुत बढ़िया हमें व्यू देगा। हम स्टार्स की क्लियर और फाइनेस्ट इमेजेस को डिटेल तरीके से अकाउंट कर पाएंगे, कलेक्ट कर पाएंगे। 200 किलोग्राम का ये जो वेलोप है ये हंड्रेड्स ऑफ स्टार को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करने में कैपेबल होगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट पैसिफाई सर्वे। आर्टिकल न्यू शेफर्ड रॉकेट सिस्टम के बारे में है। आपने अमेजॉन के फाउंडर और बिलियनियर जेफ बेजोस का नाम जरूर से सुना होगा। अमेजॉन कंपनी की एक स्पेस विंग है जिसका नाम है ब्लू ओरिजिन। एक तरीके से कहा जाए तो ये अमेजॉन की एक स्पेस कंपनी है। ब्लू ओरिजिन के पास एक बहुत ही विशेष प्रकार का रॉकेट सिस्टम है जिसका नाम है न्यू शेफर्ड रॉकेट सिस्टम। ये रॉकेट सिस्टम इंसानों को स्पेस में ले जाने के लिए कैपेबल है। न्यू शेफर्ड रॉकेट सिस्टम, इसके माध्यम से अभी एक स्पेस फ्लाइट होने वाली है जिसमें 6 लोगों के जाने की जगह है। एक तो जेफ बेजोस खुद हैं, एक उनके भाई हैं और अभी एक ऑक्शन के माध्यम से तीसरे व्यक्ति को भी चुन लिया गया है। मैं आपको बता दूं कि न्यू शेफर्ड रॉकेट सिस्टम एक रीयूजेबल रॉकेट सिस्टम है। रीयूजेबल होने का मतलब ये होता है कि जो रॉकेट का मुख्य भाग होता है, स्पेस फ्लाइट जब होती है तो उस दौरान इसमें थोड़ा सा फ्यूल बचा लिया जाता है। उस फ्यूल के माध्यम से इस मुख्य भाग को वापस से जमीन पर उतार लिया जाता है। इससे स्पेस फ्लाइट का खर्चा कम हो जाता है। कुछ और बातें समझते हैं। देखिए, जैसे कि बात हो रही थी कि ये स्पेस फ्लाइट इंसानों को ले जाने में कैपेबल है, तो इसमें जो पेलोड है उसे कर्मन लाइन तक ले जाया जाएगा। कर्मन लाइन क्या होता है इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। बिफोर दैट, ये एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बाउंड्री है स्पेस की। हम कहते हैं अंतरिक्ष में जाना है। अंतरिक्ष है कहां? हम आसमान में कितने ऊपर जाएंगे कि हम अंतरिक्ष में पहुंच जाएंगे? कर्मन लाइन वो लाइन है जो डिसाइड करती है कि अंतरिक्ष शुरू कहां से होता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आप आसमान में 100 किलोमीटर के ऊपर चले जाएं तो ये मान लिया जाएगा कि आप अंतरिक्ष में जा चुके हैं। जो रॉकेट सिस्टम है उसे ब्लू ओरिजिन नाम की कंपनी की द्वारा बनाया गया है, जो कि स्पेस कंपनी है अमेजॉन की। ये तो बात पहले हो ही चुकी है। इसे नाम दिया गया है एस्ट्रोनॉट एलन शेफर्ड के नाम पर, जो कि अमेरिका के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने स्पेस में ट्रेवल किया था। सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये जो न्यू शेफर्ड रॉकेट सिस्टम है ये ईजियर और कॉस्ट इफेक्टिव एक्सेस दे देगा स्पेस के लिए, जिसका इस्तेमाल न केवल एकेडमिक रिसर्च, कॉर्पोरेट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरियल जो वेंचर्स हैं उनके लिए, रदर स्पेस टूरिज्म के लिए भी किया जा सकेगा। मोरओवर, एकेडमिक और रिसर्च ओरिएंटेड गोल्स को अचीव करने के अलावा ये जो रॉकेट सिस्टम है ये टूरिस्ट को भी अंतरिक्ष में ले जाकर माइक्रो ग्रेविटी का एक्सपीरियंस दे सकता है। माइक्रो ग्रेविटी का मतलब ये होता है कि जब आप वेटलेस फील करने लगते हैं, आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा ना, जब वो अंतरिक्ष में पहुंच जाते हैं तो फिर बेल्ट वगैरह खोल के थोड़ा बहुत घूम टहल लेते हैं, दैट इज माइक्रो ग्रेविटी। ऐसा जब आप अर्थ के 100 किलोमीटर के ऊपर चले जाएंगे तब आपको महसूस होगा, जहां पर आप खुद को तैरता हुआ पाएंगे स्पेस फ्लाइट के अंदर ही। कर्मन लाइन की बात हो रही थी। ये इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड बाउंड्री है स्पेस की।
थियोडोर वॉन कर्मन, इन्हीं के नाम पर इसे नाम दिया गया है। ये हंगेरियन अमेरिकन इंजीनियर और फिजिसिस्ट थे। इन्होंने उस ऊंचाई को डिटरमाइन किया जिसके बाद एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा पतला हो जाता है, थिन हो जाता है। फेडरेशन एरोनॉटिक इंटरनेशनल FAI ने कर्मन लाइन को, जो कि 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, उसे डिसाइड किया है अर्थ के मीन सी लेवल से। और यह कहा जाता है कि अगर आप इस लाइन के ऊपर चले गए तो आप स्पेस में चले गए, अंतरिक्ष में चले गए। FAI एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग और रिकॉर्ड कीपिंग बॉडी है जो एरोनॉटिक्स और एस्ट्रोनॉटिक्स के फील्ड में काम करती है। देखिए ये है, यहां पर देखिए ये कर्मन लाइन है, इसके ऊपर अगर आप चले गए तो फिर आप स्पेस में पहुंच गए। ये फ्लाइट कुछ ऐसी होगी, इसका जो ऊपरी हिस्सा होगा यहां पर जो लोग हैं वो बैठ सकते हैं और ये मुख्य भाग जो है वो इसे ऊपर लेकर जाएगा। जब ये कर्मन लाइन को क्रॉस करेगा, यहां पर आप देखिए, जब ये कर्मन लाइन को क्रॉस करेगा तो यहां से ये इसे एक थ्रस्ट देकर ऊपर कर्मन लाइन को क्रॉस करवा देगा, जिसके बाद ये स्पेस में थोड़े टाइम तक ट्रेवल करेगा और वापस से अर्थ पर आ जाएगा एक पैराशूट के माध्यम से, और ये जो मुख्य भाग है ये वापस से अर्थ पर लैंड करवा दिया जाएगा। तो आर्टिकल सेंजाओ 12 के बारे में है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि चाइना ने अभी हाल ही में अपने लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट के माध्यम से सेंजाओ 12, जिसे डिवाइन वेसल भी नाम दिया गया है, उसे लॉन्च कर दिया है। मैं आपको बता दूं कि सेंजाओ 12 एक मैन्ड मिशन है जिसके माध्यम से चीन ने अपने 3 एस्ट्रोनॉट्स को चाइनीज स्पेस स्टेशन का जो कोर मॉड्यूल है उसमें पहुंचा दिया है। अब यहां पर हम आगे की बातों को समझें, जो चाइना का स्पेस स्टेशन है उसके बारे में। बिफोर दैट थोड़ा सा बैकग्राउंड लीजिए। देखिए, आपने नाम सुना होगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में। ये एक हैबिटेबल आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो कि लो अर्थ ऑर्बिट में घूम रहा है। इसका जो पहला कंपोनेंट था उसे 1998 में लॉन्च किया गया था, आज से लगभग 23 साल पहले। 5 जो दुनिया की प्रोमिनेंट स्पेस एजेंसीज हैं वो इसका हिस्सा थी, जैसे कि नासा, रसिया का रॉसकॉस्मोस, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, कैनेडियन स्पेस एजेंसी और जापान का एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, जिसे आप जाक्सा कहते हैं। इन सभी ने मिलकर इसे लॉन्च किया। क्या उस समय चाइना की स्पेस एजेंसी को इसका हिस्सा नहीं बनाया गया? देखिए, चाइना ने अपना जो स्पेस प्रोग्राम है वो 1992 या 93 में ही प्रोमिनेंटली स्टार्ट किया। तो जब ISS को लॉन्च किया जा रहा था तो उस समय जो चाइना की स्पेस एजेंसी थी वो बहुत ही नेसेंट स्टेज में थी। तो बाकी के देशों को ऐसा लगा नहीं कि चाइना इतना पोटेंट है कि वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कुछ खास कंट्रीब्यूट कर पाएगा। तो चाइना को ISS की बिल्डिंग में किसी भी प्रकार का कोई रोल नहीं दिया गया। अभी तक ISS को एकमात्र ऐसा सिंगल आइटम है जिसे माना जाता है कि बहुत ही ज्यादा मोस्ट एक्सपेंसिव है, जिसे कंस्ट्रक्ट किया गया। इंडिया का क्या है? देखिए, इंडिया और साउथ कोरिया ने 2009 में यह कहा था कि दे आर विलिंग टू ज्वाइन ISS प्रोग्राम। इसके बाद कुछ निगोशिएशंस, कुछ बातचीत भी हुई, लेकिन अभी 2019 में जो इसरो के चेयरमैन हैं के सिवान, उन्होंने ये अनाउंस किया कि इंडिया ISS में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। रेदर हम 20 टन का अपना खुद का स्पेस स्टेशन 2030 तक लॉन्च कर देंगे। इसका एक मुख्य कारण यह भी है बिकॉज अब ISS कुछ खास दिनों तक नहीं चलेगा। पहले तो प्लान ये था कि 2025 तक ISS को बंद कर दिया जाएगा, फिर अभी ये कहा गया कि खींच तान कर हम इसे 2030 तक लेकर जाएंगे। तब तक का प्लान है कि इंडिया अपना खुद का जो स्पेस स्टेशन है उसे बना लेगा। ये तो बात हुई इंडिया की। चाइना का क्या किस्सा रहा है? चाइना क्यों नहीं बन पाया ISS का हिस्सा? मैं आपको बता दूं कि चाइना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का पार्टनर नहीं है और आज तक कोई भी चाइनीज नेशनल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर नहीं गया है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि जो चाइना का कोई एस्ट्रोनॉट है वो स्पेस में नहीं गया, वो स्पेस में गए। इनिशियली जब चाइना को हिस्सेदारी नहीं दी गई इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, तो चाइना ने अपने खुद के स्पेसशिप के माध्यम से, जिसका नाम था सेंजाओ 5, 2003 में अपना पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन लॉन्च किया, जिसमें उन्होंने अपने एक एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष में भेजा। तो जब चाइना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का पार्ट नहीं है तो वो स्पेस में कैसे गया? देखिए, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का पार्ट ना होने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपके पास स्पेस में रुकने की जगह नहीं है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप वहां जा नहीं सकते। तो फिर कैसे जाएंगे? तब सिंपल होता है कि आपकी स्पेस फ्लाइट स्पेस में जाएगी, धरती के चक्कर लगाएगी और वापस आ जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही सेंजाओ 5 ने किया। उसके बाद वो कई दफा जो अपने एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको स्पेस में भेज चुके हैं। 2007 में चाइना ने यह कहा कि वो चाहते हैं कि उन्हें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का हिस्सा बना दिया जाए, लेकिन इस पर वेस्टर्न कंट्रीज ने कुछ खास
पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड नहीं किया। यूएसए ने इसका सख्ती से विरोध किया। हालांकि 2010 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने यह कहा कि हमको कोई दिक्कत नहीं है, आप चाइना को हिस्सेदारी दे दीजिए, लेकिन इसके लिए बाकी के 4 का रेडी होना भी जरूरी था। यूएसए को खास कंसर्न था। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का अगर चाइना हिस्सा होता है तो इसका साफ मतलब है कि सारी टेक्नोलॉजी चाइना के पास भी जाएगी और चाइना इसका इस्तेमाल मिलिट्री पर्पस से कर सकता है। तो यूएसए ने सख्ती से इस चीज को नकार दिया। इनफैक्ट 2011 में यूएसए में एक कानून भी आया जिसमें साफ साफ कह दिया गया कि नासा चाइना या फिर किसी भी चाइनीज ओन कंपनीज के साथ किसी भी प्रकार का कोलैबोरेशन नहीं करेगी। इससे साफ हो गया कि चाइना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का पार्ट नहीं बनेगा। उन्हें साफ साफ मना कर दिया गया। डेफिनेटली चाइना को यह बात बुरी लगी, लेकिन क्या अमेरिका बुरा आदमी है? उसने मना कर दिया? नहीं, चाइना भी खुराफाती है। 2007 में उन्होंने एक एंटी सैटेलाइट वेपन लॉन्च किया। उन्होंने अपने खुद के वेदर सैटेलाइट को यहां से एक मिसाइल लॉन्च करके ब्लास्ट कर दिया। खूब सारा स्पेस डेब्रिस क्रिएट हो गया। सभी ने आलोचना की कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। इसके बाद लोगों को थ्रेट फील होने लगा कि वो किसी की भी सैटेलाइट मार सकते हैं। फर्दर चाइना लगातार कोशिश करता रहा है कि वो अमेरिका के जेट प्रपल्शन लेबोरेटरी का जो भी डेटा है उसे हैक करके चुरा ले। पहली हैकिंग उन्होंने 2011 में की थी, देन 12 में, और 2016-17 के दौर में तो उन्होंने लगभग हैक कर ही लिया था। तो यूएसए खासा चिढ़ता था कि ये लगातार हमारा डेटा चुराने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि वो चाइना को आईएसएस का हिस्सा नहीं बनने देंगे। इस पर चाइना ने क्या किया? चाइना ने मन बनाया कि वो अपना खुद का स्पेस स्टेशन तैयार करेंगे अगर आईएसएस में उन्हें हिस्सेदारी नहीं मिलेगी तो। उन्होंने 2011 में फॉर द फर्स्ट टाइम टियांगोंग 1 लॉन्च किया, जो 2018 तक फंक्शनल रहा। ये एक डेमो स्पेस स्टेशन था जिस पर प्रैक्टिस करनी थी कि क्या सच में चाइना सक्सेसफुली एक स्पेस स्टेशन तैयार कर सकता है। 2016 में उन्होंने इसका दूसरा वर्जन टियांगोंग 2 लॉन्च किया, जो 2019 तक रहा। ये दोनों टेस्ट वर्जन थे, जिसके बाद चाइना को इस बात का भरोसा हो गया कि अब वो एक स्पेस स्टेशन बना सकते हैं अंतरिक्ष में। फाइनली उनका प्लान बन चुका है और जो उनका स्पेस स्टेशन होगा उसका नाम होगा टियांगोंग स्पेस स्टेशन, जो संभावना है कि 2022 तक तैयार हो जाएगा। अब स्पेस स्टेशन में चूंकि बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, तो आप एक बार में पूरा स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में नहीं ले जा सकते। इसके लिए छोटे छोटे हिस्से बारी बारी से ले जाने होते हैं। तो अभी उनका जो स्पेस स्टेशन है वो 340 से 450 किलोमीटर के बीच में होगा, लोअर अर्थ ऑर्बिट में। 29 अप्रैल 2021 को उन्होंने इसका पहला हिस्सा लॉन्च किया, कोर मॉड्यूल, जिसे नाम दिया गया तियानहे कोर मॉड्यूल लॉन्च कर दिया गया। ये कोर मॉड्यूल यहां पर है, ये हिस्सा चला गया है। यहां जो इमेज है ये पूरे स्पेस स्टेशन की है, अभी ये पूरा बना नहीं है। तो उनका कोर मॉड्यूल वहां पहुंच गया, जिससे उन्हें बेसिक जरूरत की सभी चीजें वहां मिल जाएंगी। अब उन्हें भेजना था अपना मैंड मिशन, जिसके लिए उन्हें भेजनी थी एक मैंड स्पेसशिप। ये स्पेसशिप अभी गई है वहां पे, ठीक है। ये आके यहां पर डॉक करी है। देखिए ये हिस्सा है जो अभी गया है। अब इसको भेजने के लिए उन्हें एक रॉकेट की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये हिस्सा जो अभी अंतरिक्ष में गया है 3 एस्ट्रोनॉट्स को लेकर, इसे भेजने के लिए उन्होंने जिस रॉकेट का इस्तेमाल किया है दैट इज लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट। ये रॉकेट इसे लेकर गया है। इतना मामला सारा क्लियर हो गया ना। अब आपको पूरा आर्टिकल एकदम मजे से आराम से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, इस पूरे स्पेसशिप को तैयार करने के लिए चाइना को भेजने हैं 11 मिशन, तब उनका रेडी होगा तियांगोंग स्पेस स्टेशन। ये तीसरा मिशन है जो गया है इन 11 मिशन में से, जिसने 3 एस्ट्रोनॉट्स को वहां पर पहुंचाया है। चाइना, यहां पर देखिए हम बात कर रहे हैं वर्किंग की। जो सेंजाओ 12 है जो अभी गया है, इसके 3 हिस्से हैं, ऑर्बिटर, रिटर्न मॉड्यूल और प्रोपेलिंग मॉड्यूल। उसके हिस्से अगर आप देखना चाहें तो आप यहां पे देख सकते हैं। ये है री एंट्री मॉड्यूल, ये है ऑर्बिटर मॉड्यूल और ये है सर्विस मॉड्यूल, ठीक है। तो ये हिस्सा 3 है। खैर इतना डिटेल आप नहीं भी जानेंगे तो कोई जरूरत नहीं है। ये 3 एस्ट्रोनॉट्स को लेकर गया है जो कि तियांगोंग स्पेस स्टेशन का हिस्सा होगा। मोरओवर ये जो लोग होंगे ये वहां पर जाएंगे, जिससे चाइना को इस बात का अंदाजा लग जाएगा कि एस्ट्रोनॉट्स वहां पर फिजिकली और साइकोलॉजिकली कैसे बिहेव कर रहे हैं। सिग्निफिकेंस की बात करें तो जो सेंजाओ 12 है ये चाइना का 7th मैन्ड मिशन है। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि 2003 के बाद उन्होंने कई सारे इंसानों को स्पेस में भेजा, तो ये 7वीं बार है जब उन्होंने भेजा है। हालांकि आप ध्यान दीजिए कि लास्ट टाइम उन्होंने 2016 में भेजा था, मतलब 5 साल बाद वो 3 एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेज रहे हैं, वो भी अपने खुद के स्पेस स्टेशन में। तियांगोंग स्पेस स्टेशन की बात करें तो वही लो अर्थ ऑर्बिट में है। बीजिंग एयर स्पेस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर इसे कंट्रोल करता है और इसका जो मास है, जो भार है, वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का 1/5 होगा। अब आपके मन में एक सवाल और हो सकता है कि हम चाइना के एक स्पेस प्रोग्राम के बारे में इतना डिटेल से पढ़ रहे हैं, नासा की बात कर रहे हैं, तो क्या यूपीएससी सच में नासा या फिर चाइना के स्पेस प्रोग्राम या उनकी सैटेलाइट के बारे में कोई प्रश्न पूछता है? तो अपने मन में ऐसी दुविधा बिल्कुल मत रखिएगा, यूपीएससी ऐसे प्रश्न पूछती है। एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने है एक रेफरेंस क्वेश्चन, प्रीलिम्स 2016 में पूछा गया था। व्हाट इज ग्रीस्ड लाइटनिंग 10 GL10, जो हाल ही में न्यूज में देखा गया।
You had options: electric plane tested by NASA, solar powered two-seater aircraft designed by Japan, space observatory launched by China और reusable rocket designed by ISRO। तो 4 देशों के ऑप्शन आपके पास थे एंड ऑब्वियसली जो सही जवाब था दैट वाज इलेक्ट्रिक प्लेन टेस्टेड बाय नासा। तो नासा और चाइना, इनके जो इनिशिएटिव्स हैं, इनसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। वैसे भी स्पेस स्टेशन को एस्टैब्लिश करना बहुत बड़ी बात होती है, तो यूपीएससी आपसे प्रश्न पूछ ले, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो सही है, आपने पूरा टॉपिक समझा और रेफरेंस क्वेश्चन भी देखा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल यूनेस्को साइंस रिपोर्ट के बारे में है। अभी 2021 के 11 जून को यह रिपोर्ट पब्लिश की गई है, जिसका टाइटल था रेस अगेंस्ट टाइम फॉर स्मार्टर डेवलपमेंट। यूनेस्को की ये रिपोर्ट है, ये दुनिया भर में जो साइंस का डेवलपमेंट है उसे मॉनिटर करते हैं। ध्यान दीजिएगा, रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि 5 साल में एक बार आती है। यूनेस्को, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, वो इसे रिलीज करता है। काम बिल्कुल साफ है, दुनिया में जो साइंस का डेवलपमेंट है वो किस दिशा में जा रहा है उसको आइडेंटिफाई करने की जिम्मेदारी इस रिपोर्ट की होती है। लेटेस्ट रिपोर्ट में इंडिया के ऊपर एक एक्सक्लूसिव चैप्टर था। अच्छी बात है। इंडिया के बारे में उन्होंने क्या बताया? इन्होंने कहा कि इंडिया में रिसर्च के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है वो हमारी जीडीपी का 0.7% है। स्टैग्नेंट पड़ा हुआ है कई सालों से, बढ़ा नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि इन्वेस्टमेंट बढ़ नहीं रहा है, क्योंकि हमारी जीडीपी बढ़ रही है, तो मॉनेटरी वैल्यू तो बढ़ रही है, लेकिन जीडीपी में शेयर 0.7% ही है। 1990 में पर 10,000 लेबर पर जो हमारे यहां रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इंगेज साइंटिस्ट या इंजीनियर थे वो 10 थे। 2018 में ये बढ़ के महज 11 हुए हैं, यानी कि कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में 2015 के बाद से ही जो गवर्नमेंट है उन्होंने अपना शेयर कम किया है, मतलब गवर्नमेंट ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रही है। रेदर जो प्राइवेट बिजनेसेस हैं उनके यहां R&D में 42% की बढ़ोतरी हुई है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल न्यूट्रिनोज के बारे में है। न्यूट्रिनोज को लेकर एक नई इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में आई है, जिसमें साइंटिस्ट का यह दावा है कि जो स्पेस टाइम की ज्योमेट्री है वो न्यूट्रिनोज को ऑसिलेट करने में मदद करती है या कॉज करती है। स्पेस टाइम ज्योमेट्री की वजह से वन टाइप ऑफ न्यूट्रिनो दूसरे टाइप ऑफ न्यूट्रिनो में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए, न्यूट्रिनोज जो होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं: इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यूऑन न्यूट्रिनो और टाउ न्यूट्रिनो। स्पेस टाइम के स्ट्रक्चर की वजह से समटाइम्स एक टाइप ऑफ न्यूट्रिनो दूसरे टाइप ऑफ न्यूट्रिनो में कन्वर्ट हो जाता है। इसके पहले कि हम ये समझें कि ये क्या होता है, आप समझिए कि न्यूट्रिनो क्या होता है। न्यूट्रिनो बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम इनको 1959 में डिटेक्ट किया गया था, और ऐसा कहा जाता है कि दुनिया में, इनफैक्ट यूनिवर्स में, लाइट पार्टिकल्स के बाद, जिन्हें आप फोटॉन कह सकते हैं या लाइट पार्टिकल कह सकते हैं, अगर कोई चीज सबसे ज्यादा पाई जाती है दैट इज न्यूट्रिनोज। मतलब सबसे ज्यादा ये फोटॉन्स पाए जाते हैं पूरे यूनिवर्स में, और उसके बाद जो नंबर आता है दैट इज ऑफ न्यूट्रिनो। ये न्यूट्रिनोज जो होते हैं ये बहुत ही मिस्टीरियस पार्टिकल होते हैं। ये सन, स्टार्स या फिर दुनिया में और जो एक्टिविटीज हो रही हैं उनमें जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं उनके रिजल्टेंट क्रिएट होते हैं, बन जाते हैं, और फिर पूरे यूनिवर्स में काफी तेजी से ये ट्रेवल करते रहते हैं। अब इतने से आपको ये तो क्लियर हो ही गया होगा कि जो न्यूट्रिनोज होते हैं वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, बहुत बड़ी संख्या में पाए जाते हैं, वेरियस एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स में ये क्रिएट होते हैं और पूरे यूनिवर्स में फैले होते हैं। अब टॉपिक पे चलते हैं। बात यह है कि स्पेस टाइम की ज्योमेट्री कॉज करती है न्यूट्रिनोज के ऑसिलेशन को। अब यहां पे ये कीवर्ड है, इसे समझ लेते हैं, बाकी की बातें क्लियर हो जाएंगी। ज्योमेट्री ऑफ स्पेस टाइम। पहले बात करते हैं स्पेस टाइम के बारे में। पहले मान्यता यह थी कि स्पेस और टाइम दोनों अलग अलग चीजें हैं, इनका आपस में कोई लिंक नहीं है। बाद में जब थियरी ऑफ रिलेटिविटी आती है तो उन्होंने ये साबित किया कि इन्हें स्पेस और टाइम आपस में बहुत मिले हुए हैं, आप इन्हें अलग नहीं कर सकते। पहले मान्यता यह थी कि अगर कोई व्यक्ति अर्थ पर है और उसके लिए 1 घंटे का समय बीता है तो यूनिवर्स में बैठे किसी भी व्यक्ति के लिए किसी और जगह पे 1 घंटे का समय ही बीतेगा। लेकिन थियरी ऑफ रिलेटिविटी में इसे गलत साबित किया गया। उन्होंने कहा, पहली बात तो आप स्पेस टाइम को अलग अलग नहीं कर सकते। इट्स वेरी सिमिलर कि मैं आपसे कहूं कि मैं आपसे मिलूंगा करोल बाग के गेट नंबर 2 पे। ये मैंने आपको स्पेस बता दिया, लेकिन कब मिलूंगा ये नहीं बताया। मेरी आपकी मुलाकात कभी नहीं होगी। फर्दर मैंने आपसे ये बोला कि 2 बजे मिलते हैं, लेकिन कहां मिलते हैं ये नहीं बताया, तब भी मेरी आपकी मुलाकात कभी नहीं होगी। मतलब किसी भी इवेंट के अकर होने के लिए स्पेस और टाइम दोनों का होना बहुत जरूरी होता है। फर्दर स्पेस टाइम को प्रभावित करता है। अगर एक व्यक्ति यूनिवर्स में दूसरी जगह पर है तो उसके लिए समय दूसरी तरीके से चलेगा। फर्दर आप लाइट की स्पीड के जितना क्लोज होंगे टाइम आपके लिए उतना स्लो होता जाएगा, और अगर आप लाइट की स्पीड अचीव कर लेते हैं तो समय आपके लिए लगभग रुक सा जाएगा। तो ये तो बात हो गई स्पेस टाइम के बारे में। अब बात करते हैं ज्योमेट्री ऑफ स्पेस टाइम। पहले ऐसा माना जाता था कि यूनिवर्स एक खाली जगह है,
लेकिन थियरी ऑफ रिलेटिविटी ने यह कहा कि नहीं, यूनिवर्स एक खाली जगह नहीं है, पूरे यूनिवर्स में है एक ब्लैक मैटर। अगर कोई एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट होता है तो इस ब्लैक मैटर में रिपल क्रिएट होता है, जिन्हें ग्रेविटेशनल वेव कहा जाता है। फर्दर, अगर किसी भी चीज में मास है, भार है, तो वो इस ब्लैक मैटर में एक बेंड क्रिएट करता है। ये बेंड मास के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकते हैं। इस तरीके से यूनिवर्स में वेरियस जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे बिकॉज ऑफ दिस ब्लैक मैटर एंड रेस्पेक्टिव ऑब्जेक्ट, जिसका एक सर्टेन मास होगा। और इससे ये जो न्यूट्रिनोज होते हैं, इनमें एक ऑसिलेशन देखा जाता है। इसी ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर की वजह से वन टाइप ऑफ न्यूट्रिनो दूसरे टाइप ऑफ न्यूट्रिनो में कन्वर्ट हो जाता है। बाकी फर्दर इस पर रिसर्च अभी चल रही है और जानकारी हमें धीमे धीमे जरूर से मिल जाएगी। तो ये ऑसिलेट होते हैं, इसका मतलब मैंने आपको बता दिया। न्यूट्रिनोज का ऑसिलेशन और इनके भार से इनका रिलेशन, ये बहुत जरूरी है समझना, तभी हम यूनिवर्स के ओरिजिन के बारे में समझ पाएंगे। जैसे कि मैंने कहा, रिसर्च अभी चल ही रही है। पहले ऐसा माना जाता था कि न्यूट्रिनोज में कोई मास नहीं होता, कोई भी भार नहीं होता, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, उनमें भी भार होता है। न्यूट्रिनो का सोर्स क्या होता है? वेरियस रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जब डीके करते हैं तो न्यूट्रिनोज निकलते हैं। कोई सुपरनोवा ब्लास्ट हो जाए या जो कॉस्मिक रेज हैं वो किसी एटॉम से टकरा जाएं तो न्यूट्रिनोज निकलते हैं और यूनिवर्स में ट्रेवल करते हुए चले जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो न्यूट्रिनोज होते हैं ये बहुत ही लेस इंटरैक्टिव होते हैं। इनके लेस इंटरैक्टिव होने का मतलब ये है कि थाउजेंड्स या मिलियंस के नंबर में ये न्यूट्रिनोज आपकी बॉडी के आर पार चले जाते हैं। आपकी बॉडी पर ना तो उसका कोई प्रभाव पड़ता है और ना ही आपको पता चलता है कि हाँ, ये आपकी बॉडी को क्रॉस करके जा चुके हैं। हर सेकंड्स में ये हमारे आस पास होते हैं और गुजरते रहते हैं। पहले ये माना जाता था कि इनमें कोई भार नहीं है, लेकिन अगर ये ऑसिलेट कर रहे हैं तो इनके पास मास होना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये ऑसिलेट नहीं कर पाएंगे। बाकी पता करते हैं आगे क्या होगा। वैसे ये आप ध्यान में रखिएगा कि न्यूट्रिनोज में मास होता है, ये बात बिल्कुल फैक्चुअली प्रूव्ड हो चुकी है। इस टाइप का एक क्वेश्चन 2017 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। व्हाट इज द पर्पस ऑफ इवॉल्व लेजर इंफ्रोमीटर स्पेस एंटीना? एलिसा प्रोजेक्ट का क्या ऑब्जेक्टिव है? ऑप्शन थे टू डिटेक्ट न्यूट्रिनोज, टू डिटेक्ट ग्रेविटेशनल वेव्स, टू डिटेक्ट इफेक्टिवनेस ऑफ मिसाइल डिफेंस सिस्टम, टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ सोलर फ्लेयर्स ऑन आवर कम्युनिकेशन सिस्टम। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। वैसे इसका सही जवाब था टू डिटेक्ट ग्रेविटेशनल वेव्स। आर्टिकल सिकल सेल डिसीज के बारे में है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने अभी एक इनिशिएटिव को स्टार्ट किया है जिसमें उन्मुक्त प्रोजेक्ट के तहत मोबाइल वैन्स का इस्तेमाल किया जाएगा। वैन समझते हैं ना, गाड़ियां। इन गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि जो सिकल सेल डिसीज है उसे हम अच्छी तरीके से स्क्रीन कर सकें और उसके ट्रीटमेंट को अच्छे से और टाइमली मैनेज कर सकें। इस इनिशिएटिव को 2 जगहों पे शुरू किया गया है, झारखंड के खुंती डिस्ट्रिक्ट में और छत्तीसगढ़ के कांकेर डिस्ट्रिक्ट में। मेन मुद्दा है सिकल सेल डिसीज। ये होता क्या है? ये एक इनहेरिटेड ब्लड डिसीज है। मतलब साफ है, अगर माता या पिता दोनों में से किसी को यह समस्या थी तो बच्चे को आने की संभावना रहती है। अफ्रीका, अरेबियन रीजन और इंडियन ओरिजिन के लोगों में यह समस्या होने का खतरा ज्यादा रहता है। सिकल सेल डिसीज ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है, कुछ प्रॉब्लम्स का एक, डिसऑर्डर्स का एक ग्रुप है जो हीमोग्लोबिन को प्रभावित करता है। हीमोग्लोबिन ये एक प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है जो हमारे ब्लड के आरबीसी में पाया जाता है, यानी कि रेड ब्लड सेल्स में। इसका मेजर फंक्शन ये होता है कि ये ऑक्सीजन की डिलीवरी करता है हमारे पूरे बॉडी में। इस डिसऑर्डर में रेड ब्लड सेल्स की आकृति में बदलाव आ जाता है। यूजुअली ये गोल होते हैं, लेकिन जिसे सिकल सेल डिसीज की समस्या होती है उनमें उनके आरबीसीज का जो स्ट्रक्चर है वो सिकल शेप में हो जाता है। सिकल आप हसिया बोल सकते हैं। हसिया आपने देखा होगा मे बी, जिससे घास वगैरह काटी जाती है गार्डन में या खेतों में, या फिर ये क्रीसेंट शेप में कन्वर्ट हो जाता है। अब आरबीसी डिस्टॉर्ट हो जाता है और उसका शेप चेंज हो जाता है। इससे कई तरीके की दिक्कतें होती हैं। एक तो समटाइम्स ये ब्लड के फ्लो को ब्लॉक करता है और दूसरा ऑक्सीजन की सप्लाई रिड्यूस हो जाती है। दोनों से कई तरीके की प्रॉब्लम हो सकती हैं। बॉडी में कई बार बहुत ज्यादा पेन होता है जिसे सिकल सेल क्राइसिस बोला जाता है।
ब्लड का फ्लो वीक होगा तो पेन स्वाभाविक है। समय के साथ साथ जो सिकल सेल डिसऑर्डर्स हैं वो ऑर्गन्स को भी डैमेज करने लगते हैं, लाइक लिवर, किडनी, लंग्स, हार्ट। अगर ब्लड ब्लॉक हो रहा है तो इन ऑर्गन्स को नुकसान होना स्वाभाविक सी बात होगी, और अगर इन बॉडी पार्ट्स में डैमेज ज्यादा हुआ तो व्यक्ति की जान भी जा सकती है। ट्रीटमेंट का क्या तरीका है? मेडिकेशन, जो प्रॉब्लम है उसे क्योर कर लिया जाए। कई बार ब्लड का ट्रांसफ्यूजन किया जाता है और रेयर केसेस में बोन मैरो को भी ट्रांसप्लांट किया जाता है। वर्ल्ड सिकल सेल डे, इसे यूनाइटेड नेशंस सेलिब्रेट करता है जून 19 को। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने इसके लिए एक रिजोल्यूशन अडॉप्ट किया था 22 दिसंबर 2008 को, जिसके बाद सिकल सेल डिसीज को एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम डिक्लेयर कर दिया गया। उद्देश्य बिल्कुल साफ था, लोगों को पता तो हो कि इस प्रकार की समस्या होती है, ताकि लोग इसके बारे में अवेयर हो जाएं और प्रॉपर ट्रीटमेंट की ओर आगे बढ़ें। आर्टिकल गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च के बारे में है। कॉन्टेक्स्ट ये है, हम काफी लंबे समय से सुन रहे हैं कि संभावना ये हो सकती है कि कोरोना वायरस को एक लैब में तैयार किया गया हो, चाइना के वुहान में। समस्या की बात यह है कि चाइना के वुहान लैब में ये कोरोना वायरस के साथ कर क्या रहे थे? क्यों ये कोरोना वायरस एक पैंडेमिक कॉजिंग वायरस बन गया और कैसे दुनिया भर में तबाही मच गई? तो ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि वुहान में कोरोना वायरस के ऊपर गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च किया जा रहा हो, जिसके बाद ये वहां की लैब से लीक हो गया और दुनिया भर में पैंडेमिक फैल गया। क्या है ये गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च? उसके बाद ये काफी हाईलाइटेड है, न्यूज में है, काफी खतरनाक है ये रिसर्च। समझते हैं। इसके पहले कि हम गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च की टेक्निकलिटीज में जाएं, मैं बिल्कुल आसान भाषा में आपको बताना चाहूंगा कि होता क्या है। गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च में किसी भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पकड़ के उसे हम लैब में लेके जाते हैं। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वायरस हो सकता है, कोई पैथोजन हो सकता है, या फिर बैक्टीरिया हो सकता है। उसके बाद उस पैथोजन के ऊपर, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर रिसर्च की जाती है। रिसर्च में हम करते क्या हैं कि हम उसके जेनेटिक स्ट्रक्चर में बदलाव करते हैं या फिर उसके एटमॉस्फेयर को चेंज करते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि कहीं ये म्यूटेट तो नहीं करता। अगर ये म्यूटेट कर गया तो ये कितना खतरनाक हो सकता है। गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च में सबसे महत्वपूर्ण होता है इसका ऑब्जेक्टिव। आखिर किसी लैब में किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पकड़ के उसके जेनेटिक स्ट्रक्चर में बदलाव करके वो म्यूटेट करता है कि नहीं करता है, ये देखने का आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? कर क्यों रहे हो ऐसा? इसका जो मेजर ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि हम इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में अच्छी समझ विकसित कर सकें। हम जान सकें कि अच्छा, ये वायरस म्यूटेट कर सकता है और अगर ये म्यूटेट करेगा तो बहुत ही ज्यादा लीथल और खतरनाक बन सकता है। अगर ये जानकारी हमको पहले मिल गई तो हम उसके बारे में वैक्सीन बनाना शुरू कर देंगे या उसके बारे में कोई भी क्योर क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। इसी ऑब्जेक्टिव के साथ ये गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च किए जाते हैं, ताकि इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के फंक्शन को समझ के हमें कुछ गेन मिल जाएगा, कुछ फायदा मिल जाएगा। लेकिन होता क्या है, इन लैब्स में बहुत ज्यादा सिक्योरिटी की आवश्यकता होती है, एहतियात की आवश्यकता होती है। अगर कहीं पर कोई भी दिक्कत हुई तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हो सकता है कि आने वाले 100-200 सालों में म्यूटेट होता और पेंडेमिक कॉजिंग बन जाता, या हो सकता है कभी बनता ही नहीं, उसे आपने अपनी लैब में म्यूटेट करवाया है, उसे पेंडेमिक कॉजिंग बना दिया है, वो आपकी लैब से निकल के बाहर चला गया। मतलब उस खतरे की जिसकी आप तैयारी करना चाहते थे, जिसके लिए आप वैक्सीन बनाना चाहते थे, क्योर डेवलप करना चाहते हैं, वो खतरा तो कभी था ही नहीं। आपने उस खतरे को लैब में बनाया है और अब पूरी दुनिया परेशान। ऐसा कई दफा हो चुका है कि जो गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च में माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टडी किए जा रहे थे वो वहां से लीक हो गए। अब जरूरी नहीं कि हर लीक हुआ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतना ज्यादा लीथल हो कि पूरी दुनिया में फैल जाए और लोगों की जान ले ले, तो वो मुद्दा हाईलाइटेड नहीं होता। लेकिन कोई ऐसा वायरस भी तो हो सकता है जो बहुत तेजी से ह्यूमन टू ह्यूमन फैलता हो और वो इस लैब से लीक हो जाए अपने म्यूटेटेड फॉर्म में, अपने पेंडेमिक कॉजिंग फॉर्म में। पूरी संभावना है कि SARS-CoV-2 यानी कि कोरोना वायरस के साथ ऐसा हुआ हो वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की लैब में। गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च के दौरान इसमें कुछ बदलाव किए गए हों
और उस बदलाव के बाद या तो ये गलती से उस लैब के बाहर आ गया हो या फिर जानबूझकर इसे लैब के बाहर स्प्रेड किया गया हो, कुछ ग्लोबल एम्बिशंस को फुलफिल करने के लिए। कुछ भी हो सकता है। मुझे उम्मीद है गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च आप आम भाषा में समझ गए हैं। जो लिखा है उसे भी समझ ही लेते हैं। गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च रिसर्च की एक फील्ड है जहां पे हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोइंग जनरेशन को स्टडी करते हैं कि वो किन कंडीशंस में म्यूटेट कर सकते हैं और म्यूटेट करने के बाद कितने ज्यादा लीथल या खतरनाक हो सकते हैं। इन रिसर्च को गेन ऑफ फंक्शन इसीलिए कहा जाता है बिकॉज हम इन पैथोजेंस में मैनिपुलेशन करते हैं और इनके फंक्शन से हमें क्या गेन हो सकता है हम उसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि क्या इनकी ट्रांसमिसिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है म्यूटेट होने के बाद, हमें पता चल गया, हम इस पर कुछ वर्कआउट कर सकते हैं, वैक्सीन वगैरह बना सकते हैं। ऐसे एक्सपेरिमेंट्स यूजुअली साइंटिस्ट को अलाउ करते हैं कि वो किसी भी इमर्जिंग इंफेक्शन को आसानी से प्रिडिक्ट कर सकें और उसके लिए कोई वैक्सीन या थेरेपी डेवलप कर सकें। इसमें किया क्या जाता है, किसी ऑर्गेनिज्म को लेते हैं, जानबूझकर उसे अल्टर किया जाता है लैब के भीतर, उसके जीन में अल्टरेशन किया जाता है या फिर उसमें जानबूझकर म्यूटेशन इंट्रोड्यूस किया जाता है देखने के लिए कि क्या इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी इसके बाद बहुत ज्यादा बढ़ जाती है या इसकी इम्यूनोजेनिसिटी पे क्या प्रभाव पड़ता है। जेनेटिकली इंजीनियर किया जाता है इन वायरसेस को, उन्हें ऐसी कंडीशन दी जाती है, ऐसे मीडियम दिए जाते हैं कि वो खुद को म्यूटेट कर सकें। ऐसी टेक्निक को सीरियल पैसेज कहा जाता है। सीरियल पैसेज ये बस पैथोजेंस को अलाउ करता है डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस में कि उनमें क्या बदलाव हो रहे हैं और उन्हें स्टडी करने की कोशिश की जाती है। यही होता है सीरियल पैसेज में। इन रिसर्चेस से रिलेटेड क्या इश्यूज हैं, दुनिया भर में साइंटिस्ट का एक ग्रुप तो ऐसा मानता है कि हमें ऐसे रिसर्चेस की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि इन रिसर्चेस के बेसिस पे कभी भी कोई बहुत हाई क्वालिटी ना तो वैक्सीन डेवलप की गई हैं और ना ही थेरेपी बनाई गई है। तो हम करते क्यों हैं ऐसी रिसर्च? मतलब एक प्रॉब्लम जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, हम उसे हैंडल करने के लिए उस प्रॉब्लम को क्रिएट कर देते हैं। तो गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च, इसमें जो वायरस वगैरह हैं, पैथोजेंस हैं, उनमें हम मैनिपुलेशन करके उन्हें कई बार और ज्यादा डेडली और ट्रांसमिसिबल बना देते हैं। ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हुआ। गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च में जब भी हम काम करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा बायोसेफ्टी या बायोसिक्योरिटी रिस्क को ध्यान में रखना पड़ता है। अगर हमने यहां पर कहीं भी कोताही की तो डुअल यूज रिसर्च ऑफ कंसर्न DURC की बात आ जाती है, जहां पे रिसर्च एक और फायदेमंद साबित हो सकता है, दूसरी ओर आवश्यकता से अधिक खतरनाक बन सकता है। इंडिया में क्या सिचुएशन है इस प्रकार की रिसर्चेस को लेकर? देखिए, अगर इस प्रकार की रिसर्च, गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च नहीं भी हो रही है, तब भी इंडिया में इस प्रकार के पैथोजेंस को या उनकी रिसर्च के ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस हैं। इनके लिए 1989 में एक रेगुलेशन आ चुका है जिसका नाम है मैन्युफैक्चर, यूज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ हैजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म और सेल्स रूल्स। इसमें प्रॉपर गाइडलाइंस हैं कि आप कैसे रिसर्च कर सकते हैं। 2020 में डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक ने गाइडलाइंस भी जारी की थी सभी बायोसेफ्टी लैब्स के लिए। अगर आप किसी भी प्रकार की ऐसी रिसर्च कर रहे हैं जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व हैं, तो उनका रख रखाव और उनकी रिसर्च के लिए आपको आवश्यकता से अधिक एहतियात बरतनी होगी। इसके लिए प्रॉपर प्रावधान किए गए हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल निपाह वायरस के बारे में है। हाल ही में एक सर्वे कंडक्ट किया गया है। कहां? महाराष्ट्र के महाबलेश्वर में। यह है महाराष्ट्र का मैप और यहां पर है महाबलेश्वर। यहां के आसपास की गुफाओं में हमने कुछ बैट्स की यानी कि चमगादड़ों की प्रजातियों में निपाह वायरस की एंटीबॉडीज को डिटेक्ट किया है। मतलब इस वायरस की प्रेजेंस यहां पर है। जानते हैं क्या है निपाह वायरस? ये एक जोनोटिक वायरस है, मतलब ये एनिमल से ह्यूमंस में फैल सकता है। फैलता कैसे है? निपाह वायरस एंसेफेलाइटिस एक प्रकार के RNA वायरस से फैलता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड वायरस, जो कि फैमिली पैरा मैक्सोवेरिडाई, जो कि जीनस हैनिपा वायरस से बिलोंग करता है, उससे रिलेटेड है। सही शब्दों में कहा जाए तो यह हेंड्रा वायरस से काफी मिलता जुलता है। हेंड्रा वायरस क्या होता है? हेंड्रा वायरस देखिए एक इन्फेक्शन है जो काफी रेयर है लेकिन अब तेजी से बढ़ रहा है। जोनोसिस है, जानवरों से इंसानों में आ जाता है, काफी खतरनाक है। ये घोड़ों और इंसानों दोनों को ही प्रभावित करता है। फॉर द फर्स्ट टाइम अगर हम निपाह वायरस की बात कर रहे हैं तो इसका केस आया था मलेशिया और सिंगापुर में। मलेशिया में सबसे पहले, देन सिंगापुर में 1998 1999। सबसे पहले ये डोमेस्टिक पिग में देखा गया और बाद में कई सारे जानवरों में फैल गया, लाइक डॉग्स, कैट्स, गोट्स, हॉर्स और शीप। ट्रांसमिशन की बात करें तो जो फ्रूट बैट्स होते हैं या फिर फ्लाइंग फॉक्सेस इन्हें कहा जाता है, जैसे एक्चुअली में ये कुछ ऐसे दिखते हैं।
इसीलिए इन्हें कई बार फ्लाइंग फॉक्सेस भी कहा जाता है, फ्रूट बैट्स को। ये इसे कैरी करते हैं। ये नेचुरल रिजर्वायर होते हैं निपा वायरस और हेंड्रा वायरस के। ये वायरस बैट के यूरिन में, फेसेस यानी कि मल में, सलाइवा में और बर्दिंग फ्लूइड, इन सभी में प्रेजेंट होता है। सिम्टम्स की बात करें तो ह्यूमंस में जब ये इन्फेक्शन होता है तो एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम जैसी सिचुएशन क्रिएट करता है, जिसमें आपको दिखेगा फीवर, हेडेक, ड्राउजीनेस, मेंटल कंफ्यूजन, कोमा और कई बार मौत भी। प्रिवेंशन की बात करें तो आज तक निपा वायरस के लिए कोई भी वैक्सीन नहीं बनाई गई है, ना तो इंसानों के लिए और ना ही एनिमल्स के लिए। ऑप्शन सिर्फ एक बचता है कि जो भी लक्षण हैं उनको ट्रीट किया जाए और इंटेंसिव सपोर्टिव केयर दिया जाए जो भी निपा वायरस से इन्फेक्टेड है। नेक्स्ट आर्टिकल डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने अभी डेल्टा प्लस वेरिएंट जो है कोविड-19 का, कोरोना वायरस का, उसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न यानी कि VOC डिक्लेयर कर दिया है। ये कई सारे स्टेट्स में डिटेक्ट किया गया है, जो कि चिंता की बात है। हम बात कर रहे हैं डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में, जो कि डेल्टा वेरिएंट का म्यूटेटेड वर्जन है। डेल्टा वेरिएंट, जिसे नाम दिया गया था B16172, ये कोविड-19 के अर्लियर वेरिएंट की तुलना में ज्यादा ट्रांसमिसिबल था, तेजी से फैलता था। इसे इंडिया में डिटेक्ट किया गया। अभी आ गया है डेल्टा प्लस वेरिएंट, जिसे आप AY1 भी कह सकते हैं। ये डेल्टा वेरिएंट में म्यूटेशन की वजह से तैयार हुआ है। वेरिएंट जो वायरस का होता है वो एक या एक से अधिक म्यूटेशन की वजह से होता है। इसेंशियली जो वायरस का गोल होता है वो ये होता है कि वो अपने आप में कुछ ऐसे बदलाव कर ले कि वो ह्यूमंस के साथ रह सके, क्योंकि अल्टीमेटली उसे सर्वाइव रहने के लिए एक होस्ट चाहिए होता है जो इंसान हो सकता है। यूजुअली जैसे कि अगर हम कोरोना वायरस की बात करें तो ये एक RNA वायरस है। तो RNA वायरस में एरर की वजह से, जिसे आप म्यूटेशन कह सकते हैं, एक नया वेरिएंट तैयार हो जाता है जो कि एक या एक से अधिक म्यूटेशन की वजह से अपने पिछले वेरिएंट से अलग होता है। ये कई बार ज्यादा ट्रांसमिसिबल, ज्यादा लीथल, ज्यादा खतरनाक होते हैं। वेरिएंट ऑफ कंसर्न का क्या मतलब है? WHO किसी भी वायरस के वेरिएंट को VOC डिक्लेयर करता है कई सारे आधारों पर, जैसे ये और तेजी से फैलता है, इसमें जान जाने का खतरा पहले की तुलना में ज्यादा है, या फिर इसके लिए हमारे पास प्रॉपर डायग्नोस्टिक्स नहीं है, वैक्सीन नहीं है, थेरेपीज नहीं है, तो ऐसे वेरिएंट्स को VOC वेरिएंट ऑफ कंसर्न डिक्लेयर कर दिया जाता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट के बारे में है। हमारे जो यूनियन मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैं, उनके ट्विटर अकाउंट को लगभग 1 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया गया, डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट का हवाला देते हुए किसका वायलेशन किया गया है। देखिए, ट्विटर बदतमीजी तो कर रहा है। चलिए मान लिया कि यहां पर एक इंडिविजुअल, हालांकि वो एक यूनियन मिनिस्टर हैं, उनके अकाउंट को 1 घंटे के लिए सस्पेंड किया गया, तो इतना ह्यू एंड क्राई नहीं मचना चाहिए व्हाइल देयर वाज अ ग्राउंड ऑफ वायलेशन। लेकिन अभी हाल ही में ट्विटर ने इंडिया का गलत मैप शो किया। अब इस तरीके की एक्टिविटीज डेफिनेटली इंडिविजुअल स्पेसिफिक नहीं है, इट्स ऑल अबाउट इंडिया, और कोई भी इंडियन इसे तो बेयर नहीं करेगा। तो ट्विटर के खिलाफ देखते हैं क्या कार्रवाई होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से, या फिर कोई वार्निंग दी जाती है, लेट्स सी। बट ये एक्टिविटीज डेफिनेटली कंसर्निंग है। बात करते हैं DMCA के बारे में, डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट के बारे में, जिसका हवाला देकर उनके अकाउंट को सस्पेंड किया गया था। यह पहला कानून था जो इंटरनेट के ऊपर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को रिकॉग्नाइज करता था। DMCA इसे जो 2 ट्रीटीज हैं 1996 की, उन्हीं के आधार पर लाया गया था, जो कि ये कानून बना है। देखिए, USA का लॉ है, ये हमारा लॉ नहीं है, लेकिन चूंकि जो भी इंपॉर्टेंट कंपनीज हैं जो इंटरनेट में फंक्शन करती हैं, लाइक गूगल, ट्विटर, ये सभी US बेस्ड हैं, तो वो वहां के लॉ को फॉलो करते हैं। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर नेशंस हैं, उन्होंने 2 ट्रीटीज साइन की थी इंटरनेट पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए। 1996 में वीपो कॉपीराइट ट्रीटी साइन की गई थी और वीपो परफॉर्मेंस एंड फोनोग्राम्स ट्रीटी साइन की गई थी। जिन भी देशों ने इसे साइन किया, उनके लिए जरूरी था कि वो अपने अपने देश में, अपने अपने जुरिस्डिक्शन में इंटरनेट के ऊपर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को सिक्योर करें। ना केवल अपने लोगों के, बल्कि जो दूसरे देशों के लोग हैं, उनके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को भी सिक्योर किया जाए। यह भी कहा गया कि जो सिक्योरिटी एक देश अपने लोगों को देगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के मामले में, वही वो दूसरे देश के लोगों को भी देगा, उसमें कोई अंतर नहीं किया जाएगा। फर्दर किसी भी प्रकार का टेक्निकल ग्लिच ना आए, उसे भी इंश्योर करने की जिम्मेदारी उस देश की ही होगी। ये प्रावधान किए गए थे। विपो की बात करते हैं यहाँ पर। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस की 15 जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं, उनमें से एक है। काम बिल्कुल सिंपल है, दुनिया भर में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को अच्छी तरीके से प्रमोट करना, प्रोटेक्ट करना। इसके लिए सभी देशों से और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कोऑपरेट करते हैं।
जो वीपो कन्वेंशन है वो गवर्निंग बॉडी है, वहीं पर इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस तैयार किए जाते हैं, जिसकी शुरुआत 1967 में हुई थी। हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। वर्तमान में 193 देश हैं जो इसका हिस्सा हैं। इंडिया भी इसका हिस्सा है। हमारा अगला आर्टिकल है आर्टेमिस अकॉर्ड्स के बारे में। अब ये आर्टेमिस अकॉर्ड्स जो है ये खबरों में इसीलिए है क्योंकि न्यूजीलैंड 11th कंट्री बन गया है इसको साइन करने वाला। ये नासा के द्वारा बनाया गया है और इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है वो ये है कि मून को एक्सप्लोर करा जा सके और आउटर स्पेस को एक्सप्लोर करा जा सके। इसमें इंटरनेशनल पार्टनर्स भी हैं और कमर्शियल प्लेयर्स भी इसमें है। ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? तो ये आउटर स्पेस ट्रीटी जो 1967 में हुई थी उसमें जो बेसिक प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट किया गया था सारी कंट्रीज के द्वारा, उसी बुनियाद पे आर्टेमिस अकॉर्ड को बनाया गया है, उसको ड्राफ्ट किया गया है, जिसमें सेफ्टी, ट्रांसपेरेंट एनवायरनमेंट, इन सारी चीजों की बात करी जा रही है। सिग्नेटरीज कौन कौन है? यूएस, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, जापान, लग्जमबर्ग, द रिपब्लिक ऑफ कोरिया मतलब साउथ कोरिया, यूके, यूएई और यूक्रेन। इसके अलावा कौन सिग्नेटरीज नहीं है? जैसे इंडिया, आप देखते हैं कि स्पेस के मामले में रशिया, इंडिया, चाइना ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कंट्रीज हैं, स्पेस में इनकी अच्छी खासी पकड़ है। फ्रांस, जर्मनी, इन सब ने आर्टेमिस अकॉर्ड को साइन नहीं किया है। इसके अलावा जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है उसने साइन नहीं किया है आर्टेमिस अकॉर्ड्स को, इवन दो बहुत सी यूरोपियन कंट्रीज हैं जिन्होंने साइन किया है इस अकॉर्ड को। अब इस अकॉर्ड में कौन कौन से प्रिंसिपल्स की बात करी जा रही है? तो पीसफुल यूज होगा स्पेस का, आप स्पेस में वेपनाइज नहीं करेंगे स्पेस को, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करी जाएगी, इंटरऑपरेबिलिटी मतलब जो कंट्रीज हैं वो सामंजस्य बिठा के काम करेंगी साथ में। इमरजेंसी में असिस्टेंस की भी बात कही गई कि अगर किसी कंट्री की कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है उसमें दूसरी कंट्रीज असिस्ट करेंगी। स्पेस में आप कोई भी सैटेलाइट भेज रहे हैं तो उसको प्रॉपर आप रजिस्टर करेंगे, जैसे हम गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन नंबर रखते हैं उस तरीके से। साइंटिफिक डाटा है उसको ओपन डोमेन में रिलीज करा जाएगा ताकि रिसर्च पर्पसेस के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए यूज करा जा सके। जो हेरिटेज है उसको प्रोटेक्ट करा जाए, स्पेस रिसोर्सेज को इक्विटेबल शेयरिंग, कमर्शलाइजेशन से प्रिवेंशन और ये तमाम चीजें। फिर अगर कोई ऐसी एक्टिविटीज हैं जिनसे कॉन्फ्लिक्ट या टसल हो सकता है उसको हमें प्रिवेंट करना है। और एक और इंपॉर्टेंट बात है ऑर्बिटल डिब्री, या फिर जो सैटेलाइट डिफंक्ट हो जाती हैं, जो बेकार हो जाती है, वो धीरे धीरे टुकड़ों में टूटती हैं और वो ऑर्बिट में वो टुकड़े घूमते रहते हैं, उसको आप ऑर्बिटल डिब्री कहते हैं। उससे कैसे आपको बचना है या फिर उसके लिए क्या मेजर्स लेने हैं वो भी इस आर्टेमिस अकॉर्ड में चर्चा की गई है, एज अ प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस किया गया है। इससे होने क्या वाला है? सबसे पहले तो आप देखिए कि नासा बहुत समय से काम कर रहा है कि स्पेस को एक्सप्लोर करा जा सके, और ये जो आर्टेमिस अकॉर्ड है ये फर्दर इस चीज को बूस्ट देने वाला है, एक पुश मिलने वाला है। साथ में 2024 तक पहली महिला, फर्स्ट वुमेन पहुंचेंगी मून के सरफेस पे, साथ में नेक्स्ट मैन जो है वो भी मून के सरफेस पे पहुंच जाएंगे। कौन कौन सी और दूसरे प्रिंसिपल्स हैं जो गवर्न करते हैं एक्सप्लोरेशन ऑफ मून को, ये भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले है आउटर स्पेस ट्रीटी 1967 की, जिसमें बात करी जाती है एक्सप्लोरेशन और साइंस और कमर्शियल एक्टिविटीज करी जाएंगी सारी ह्यूमैनिटी के लिए, वो सारे ह्यूमैनिटी इंजॉय कर पाए, उस तरीके से इसको बनाया गया आउटर स्पेस ट्रीटी 1967। इंडिया ने इसको रेटिफाई किया था 1982 में। इसके बाद मून एग्रीमेंट आया 1979 में, जिसमें कमर्शियलाइजेशन, आउटर स्पेस का एक्सप्लॉयटेशन फॉर कमर्शियल यूजेस या कमर्शियल यूटिलिटीज, उसको मना किया गया, उसको प्रिवेंट करने की बात कही गई। 18 कंट्रीज ने इसको साइन किया, इंडिया और फ्रांस सिग्नेटरीज हैं, लेकिन यूएस, रशिया और चाइना ने इस एग्रीमेंट को साइन नहीं किया है, मून एग्रीमेंट 1979 को साइन नहीं किया है। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।